भारतीय मानक समय निम्नलिखित में किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी प्रयागराज। देखिए, जो मानक समय है किससे लिया जाता है? देशांतर रेखाओं से लिया जाता है। तो भारत का जो पश्चिमी देशांतर है और जो पूर्वी देशांतर है वो देखिए आप। पश्चिमी ये जो भारत के पश्चिमी भाग का देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। और इसी तरह भारत के जो पूर्वी भाग का देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो यदि इन दोनों के मध्य मतलब माइनस किया जाए 97 माइनस 68 तो ये करीब 29 आता है। 29 का मतलब ये है कि मोटा मोटा 30 आता है। तो 30 का मतलब है कि जो भारत के बीचों बीच से गुजरेगी वो लिया जाएगा। तो यदि 30 प्लस कर दिया जाए 68 में 15 प्लस कर दिया जाए तो करीब करीब 82 आता है। इसलिए जो भारत का जो मध्य रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है या कौन सा बड़ा शहर पड़ता है? वो है प्रयागराज। इस मानचित्र के द्वारा समझिए, ये देखिए 68 डिग्री पूर्व यहां लिखा हुआ है और यहाँ पे 96 है, ये 97। तो इन दोनों के मध्य के बीच में कौन सा भाग आएगा? 82, 84, 80 के बीच में। यदि हम यहाँ बीचों बीच से लेंगे तो देखिए कौन सा बड़ा शहर पड़ रहा है? प्रयागराज पड़ रहा है। ध्यान से देखिए कौन सा शहर पड़ रहा है? प्रयागराज। तो जो प्रयागराज से रेखा गुजरती है वही भारत की मानक समय है। और जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, क्योंकि जो भारत का जो मानक समय है वो 0 डिग्री ग्रीनविच से 82.5 डिग्री तक है। ठीक है, चूंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में सूर्य को लगता है 4 मिनट का समय। तो इस हिसाब से जो भारत का समय है वो करीब 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे चलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और यदि हम देखें 3 बड़े राज्य, जो 3 सबसे बड़े राज्य है, सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। लेकिन सबसे छोटे राज्य भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बड़े राज्य पढ़े तो उसी के साथ आप छोटे राज्य भी पढ़ लीजिए। तो सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा, उसके बाद है सिक्किम और फिर है त्रिपुरा। कर्क रेखा निम्नलिखित से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने कुल राज्य होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये पता चल गया आप किन किन राज्यों से गुजरती है। तो उत्तर में देखेंगे कौन सा राज्य नहीं है, तो इसमें कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान से भी गुजरती है, हमने देखा गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा। तो इसका उत्तर डी उड़ीसा बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ये क्या है? एक गुजरात। लेकिन गुजरात में कौन सा है? ये है गुजरात में भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता, ये पश्चिम में है। हम लोग यहां पे लिख लेते हैं गोरमोता पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है। ठीक है, इंदिरा कॉल उत्तर पे है और इंदिरा पॉइंट दक्षिण में। लेकिन अब भारत की मुख्य भूमिका देखा जाए तो अंडमान निकोबार में, लेकिन मुख्य भूमिका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। तो इस हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा? ए गुजरात वाला। इस मानचित्र को देखिए, ये लिखा है गोरमोता सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु है जो है
गुजरात में। इसी तरह भारत का जो पूर्वी बिंदु है किबुथु है, कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई नहीं है? तो पहले इन उत्तरों में सबसे लॉजिक देख लीजिए कि बांग्लादेश के पास कौन नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ए उत्तर गलत है और उत्तर प्रदेश कहीं पे है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो ये वाला भी उत्तर गलत है। तो इसका मतलब है कि बी और सी में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो इसको हम मानचित्र के माध्यम से हल करके देखेंगे। अब मानचित्र में देखिए ये बांग्लादेश बना, इसमें कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? पश्चिम बंगाल छू रहा है, असम छू रहा है, मेघालय छू रहा है, त्रिपुरा छू रहा है और ये मिजोरम छू रहा है। तो कितने राज्य छू रहे हैं? 1 2 3 4 5, कुल 6। 1 2 3 4 5 राज्य इनको कुल छू रहे हैं। तो उत्तर में देखिए कौन सा सीक्वेंस सही है बिल्कुल। तो उत्तर में देखिए त्रिपुरा छू रहा था, पश्चिम बंगाल छू रहा था, असम छू रहा था, मणिपुर नहीं छू रहा था। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो इसका मतलब सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ए खासी पहाड़ियां, बी नीलगिरी, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट। यदि आप भारत के इस मानचित्र को इस तरह देखिए तो कहां पे है सतपुड़ा? कहां पे? यहां पे है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट ये वाला एरिया है, ठीक है। फिर नीलगिरी पश्चिमी घाट का ये भाग है और ये जो खासी है ये मेघालय में नहीं, गारो खासी जैंतिया, तो बीच वाली खासी पहाड़ी है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यदि दक्षिण पश्चिम से देखें तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो खासी पहाड़ी में होती है। उसका कारण क्या है कि खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, वो इस तरह कीप के आकार की। पहली क्या है? गारो, दूसरी खासी और तीसरी जैंतिया। ये वास्तव में जो नाम है ये यहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पे है, जैंतिया कहते हैं इसको। तो बीच वाले जो भाग है खासी, यहाँ पे हवाई क्या होती है ऐसे आके फंस जाती है कीप के आकार में। तो बीच वाले भाग में खासी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और खासी में ही दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है उस जगह का क्या नाम है? मासिनराम, जहां पे जो वार्षिक वर्षा है वो 11,871 मिलीमीटर के करीब होती है। और दूसरा यहीं पे एक चेरापूंजी, ठीक है, ये बदलता रहता है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो मासिनराम में होती है। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश मासिनराम में होती है तो किस पहाड़ी पे है? तो याद रखिएगा वो खासी पे है, बीच वाली पहाड़ी पे। गारो खासी जैंतिया जो मेघालय में स्थित है उसकी बीच वाली पहाड़ी पे ये जगह स्थित है जहां दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित से में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती? ए राजस्थान, बी कर्नाटका, बी तमिलनाडु और डी पंजाब। यदि हम भारत के मानचित्र को फिर से ले लें इस तरह, मैं बना देता हूं, छोटे में बना रहा हूं इसलिए आपको लगेगा कि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए राजस्थान कहां पे? यहां पे राजस्थान है, ठीक। तो बी तमिलनाडु इस जगह पे स्थित है, सी कर्नाटका यहां पे है और डी पंजाब यहां पे है। तो अब ये कहां पे वर्षा होती? हम ये जानते हैं कि जो भारत में अधिकांश वर्षा जो 74% होती है किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जब हमने पहला प्रश्न किया था हमने कौन सा पढ़ा था? उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, है ना, रिट्रेटिंग मानसून, वापसी मानसून। तो उससे क्या होता है, यहां पे आती है। तो यहां पे पश्चिमी घाट स्थित है, जान लीजिएगा। यहां चूंकि पश्चिमी घाट है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून इससे टकराता है तो क्या होता है, यहां पे खूब सारी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में खूब वर्षा करता है, लेकिन पूर्वी भाग शुष्क रह जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश हम कहते हैं ना इसको, वृष्टि छाया प्रदेश। और तमिलनाडु का यहां पे स्थित है, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे स्थित है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? बी तमिलनाडु। इसका मतलब है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, लेकिन जब मानसून वापस आता है, लौटता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। उससे तमिलनाडु में शीत ऋतु में या सर्दियों में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में वर्षा होती है और उत्तर पूर्व मानसून से
सर्दियों में होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। थॉर्नेड ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार को जलवायु प्रदेश में शामिल किया, जिसे कहते हैं ए शुष्क उपाद्र, बी अर्ध शुष्क, सी नम उपाद्र और डी शीत शुष्क ऋतु। तो इसका उत्तर होगा ये नम उपाद्र। ये जो को थॉर्नेड महोदय ने जो किया था, इसका जो है फॉर्मूला है वो C1 है। जो शुष्क उपाद्र की जो बात हम कर रहे हैं, तो शुष्क उपाद्र क्या है? ये राजस्थान, गंगा बेसिन, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेश। जो अर्ध शुष्क है ये पंजाब, हरियाणा आदि में। और जो शीत ऋतु शुष्क है, क्योंकि शीत ऋतु में ठंडा जो शुष्क प्रदेश है वो हिमालय के क्षेत्रों में चला जाता है, तो यहां पे काफी ठंड पड़ती है। तो इसका उत्तर होगा नम उपाद्र सी वाला। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ए आंधी उत्तर प्रदेश, बी नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, सी काल बैसाखी पंजाब, डी चेरी ब्लॉसम कर्नाटका। इसमें जो आप देखेंगे कि आंधी उत्तर प्रदेश में चलती है, नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में हवाएं चलती है। जो काल बैसाखी है ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पंजाब में नहीं चल के यह कहाँ चलती है? ये असम व पश्चिम बंगाल में चलती है। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। जो काल बैसाखी वो असम और पश्चिम बंगाल में चलती है, और ये शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, चाय, पटसन, चावल के लिए पवनें अच्छी मानी जाती है। मतलब ये पवनें आंधी तूफान लगती हैं, लेकिन चाय, पटसन जिसको हम जूट कहते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पंजाब में नहीं चल के असम और पश्चिम बंगाल में चलती। जो चेरी ब्लॉसम है वो कहाँ चलती है? कर्नाटका में। इसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो आम की खेती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, तो आम्र वर्षा केरल में कहते हैं और चेरी ब्लॉसम इसको कर्नाटका में कहते हैं। ये आम को पकने में तेजी से सहायक करती है। तो लेकिन इसका उत्तर कौन सा है जो सम्मिलित नहीं? काल बैसाखी पंजाब। ये पंजाब में ना होकर असम और पश्चिम बंगाल में चलती है। 10th क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विश्वति पछुआ हवा का सिद्धांत किस प्रतिपादन किया था? ए हैली, बी क्लोन, सी बेकर और स्टॉर्म, डी टिवार्था। तो यदि हम ध्यान से देखा जाए तो इसका उत्तर कौन सा होगा? हैली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हैली ने जो दिया था वो तापीय सिद्धांत है, जान लीजिए। हैली का था क्या? तापीय सिद्धांत। मतलब तापमान में अंतर के कारण मानसूनी आते हैं, और ये इन्होंने दिया था 1656 पे। और जो फ्लोन का है उन्होंने ये सिद्धांत दिया था विशुद्ध पछुआ पवन। इसको हम गतिक सिद्धांत भी कहते हैं, डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। इनका मानना था कि ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ हिलता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ कहाँ पे? जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की आने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं, तो ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण भारत में मानसूनी पवनें आती हैं। 11th, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए टुंड्रा वनों में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। तो देखिए, जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो सबसे अधिक वहां मिलेगी जहां वर्षा अधिक होगी और तापमान भी थोड़ा अधिक होगा। बहुत अधिक नहीं, थोड़ा अधिक होगा। तो ये आप यदि इन सबको देखेंगे तो इसमें कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा और तापमान दोनों अधिक होगा? वो है सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि वर्षा भी जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, यहां सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र कहां मिलता है? ये ज्यादातर आपको मिलता है, ये वाला क्षेत्र आपको मिलता है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, क्योंकि वहीं पे रोज वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा होती है, और थोड़ा तापमान भी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के वन वहीं मिलते हैं। और इसमें वनों में कौन सी है जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा? महोगनी, एबोनी, रोजवुड। यहाँ की थोड़ी लकड़ी कठोर होती है और बहुत ही घने वन होते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कम उपयोगी होते हैं। 12th क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इसमें कौन सा
वन क्षेत्र में आता है? ए राष्ट्रीय वन, बी संरक्षित वन, सी ग्राम वन और डी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन सा उत्तर होगा? इसमें होगा नेशनल पार्क, डी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 13 क्वेश्चन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी किस में उच्चतम होती है? ये बहुत ही कॉमन वाला सेंस वाला है कि जहां पे अधिक वर्षा होगी, तापमान होगा, वहीं की उत्पादकता अधिक होगी उन्हीं वनों की। तो इसमें कौन सा? ए उष्णकटिबंधीय वन, बी दलदल, सी वनस्पति और झाड़ी वाली भूमि और डी रीफ। इसमें कौन सा उत्तर होगा? इसमें सीधा आप आंख बंद करके लगाइएगा, ए उष्णकटिबंधीय वन, जहां की एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं? ए अगस्ता मलाई, बी नोकरेक, सी ग्रेट निकोबार, डी ग्रेट हिमालय। इसका मतलब इन चारों में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ये जो आपका है अगस्ता मलाई किस राज्य में है? ये 2001 में बायोस्फीयर बना था केरल तमिलनाडु में, ये 2001 में बना था और कहा है केरल और तमिलनाडु में है। नोकरेक कहाँ है? ये मेघालय में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ग्रेट निकोबार जो है आपका, वो है, उसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये तो क्लियर है कि अंडमान निकोबार में। और जो ग्रेट हिमालय है इसकी स्थापना हुई थी 1984 में कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें से कौन सा जैव मंडल नहीं? इसमें से ये जो ग्रेट हिमालय है जैव मंडल नहीं है, ये क्या है? ये है नेशनल पार्क। याद रखिएगा बेटा, ये है नेशनल पार्क, बाकी क्या है आपका? बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 16 पर निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? सोलहवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल, सब्जियों, मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका उत्तर वाला बी वाला सही नहीं है। वर्तमान समय में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक है, पहला नहीं है। प्रश्न 17, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज मंडी समिति। जो इसका उत्तर है वो कौन सा है? वो ए है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो गन्ने के लिए एफआरपी फेयर एंड यूनिटी प्राइस को निश्चित करती है। 18, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, सी राधाकृष्णन और डी आर.के.वी. राव। तो इसका उत्तर है ए नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी और भारत में किसने की थी? स्वामीनाथन ने की थी। और इन्हीं को, बोरलॉग को 1970 में विश्व का शांति नोबेल प्राइज भी मिला था। आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्न किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? ए चावल, बी पटसन, सी गेहूं, डी दाल। तो इसका उत्तर क्या है? सी गेहूं पे। जो हरित क्रांति थी 1966-67 में स्टार्ट की गई थी और इसमें जो सबसे अधिक लाभ हुआ था गेहूं चावल को हुआ था। लेकिन गेहूं चावल में यदि तुलना करें तो गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ था। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फसल की बम्पर पैदावार की गई हरित क्रांति के शुरुआती दौरों में। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा? ए कर्नाटका, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो जो इसका उत्तर है वो है बी असम। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
और असम में जो चाय का उत्पादन होता है मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में होता है, ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में चाय का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का एक सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और विश्व के अग्रणी चाय निर्यातकों में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में कीनिया, चीन, श्रीलंका आता है, लेकिन उसके बाद भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन 20, मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों से संबंधित? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर डी होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जो झारखंड के बर्दवान, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, इन डिस्ट्रिक्टों को सिंचाई के लिए इससे मिलता है और इसको कनाडा डैम भी कहते हैं। कनाडा डैम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कनाडा सरकार की सहायता से बनाया गया था, इसलिए इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। 22वां, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? ए बेतवा, बी चंबल, सी दामोदर, डी रिहंद पे। तो इसका यदि चंबल नदी पे हम देखा जाए तो कौन कौन से बांध बने? कोनार, पंचेत, मैथान, तिलैया, ये सब चंबल नदी, रिहंद दामोदर नदी पे बने, है ना। चंबल पे राणा सागर बना है। तो बेतवा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? प्रश्न 20, माता टीला बांध परियोजना किस नदी? ए बेतवा, बी चंबल, सी दामोदर और डी रिहंद पे। चंबल नदी पे गांधी सागर डैम बना हुआ है, दामोदर पे तिलैया, कुनार, मैथन, पंचेत आदि बांध बने हुए, रिहंद बना है। तो बेतवा नदी पे बना है। बेतवा नदी पे कहाँ बना है? ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पे बना हुआ है ये डैम, उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पे माता टीला डैम। 23rd प्रश्न, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण से सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। यदि हम इस तरह एक बना लें, ये कौन सा? सिंधु नदी, ठीक है, क्योंकि सारी सहायक नदियां, तो सबसे पहले क्या आती है? झेलम आती है ना। उसके बाद चिनाब आके मिलती है इस पे, है ना। ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक है। उसके बाद रावी है और फिर सतलज है, जो जहाँ मिलती पंचनाद कहलाती है। उसके बाद ये रावी है और ये सतलज है। तो यदि उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सी नदी आपकी आती है? झेलम 3, फिर आती है आपकी चिनाब 4, फिर आती है रावी 2 और फिर आपका आता है सतलज 1। तो उत्तर क्या? 3, 4, 2, 1। तो कौन सा उत्तर सही है इसका? ये बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है इसका। 24वां प्रश्न, जिसको हमने शुरू में किया था इसलिए मैंने इसको 24th में रखा है ताकि आपको यह प्रश्न याद है कि नहीं। निम्न में कौन सुमिलित है? स्थान और नदी। कर्णप्रयाग में पिंडार, रुद्र में मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा, देवप्रयाग में अलकनंदा। तो आपको कौन कौन सा ये कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, बिल्कुल सही है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिलती है, बिल्कुल। और देवप्रयाग में अलकनंदा। तो इसका मतलब है कि 24 का डी बिल्कुल उत्तर सही है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे? ए कृष्णा नदी पे, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी में। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ए कृष्णा नदी पे। ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश के पलनाडु और जो तेलंगाना है, नालकोंडा उसका जो डिस्ट्रिक्ट है नालकोंडा, उसके मध्य ये नागार्जुन सागर डैम बना है और 1967 में इसको ओपन किया गया था। कावेरी नदी पे मैट्टूर डैम बना हुआ है और जबकि नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए बताइए आप? सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में है।
सरदार सरोवर गुजरात में है, जबकि नर्मदा नदी के ही नाम पे डैम है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश में बना हुआ।